हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 61 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में जो टोटल 31 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाएं और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि आपका जो इस प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। क्वेश्चन है आपका कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोवियत यूनियन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसकी सहायता से ही बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ओके, और सोवियत संघ को जिसको हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी में हुई थी और उस समय जो था झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, तो उस समय बिहार में स्थापित हुआ था बोकारो स्टील लिमिटेड। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है कि दादा भाई नेरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित किस पुस्तक में की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। अब बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में कि अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 17। क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर बी में जो है आर्टिकल 14, तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें जो है विधि के समक्ष समता से संबंधित है और ये सभी जो आर्टिकल है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कि शाहनामा की जो रचना की थी किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्विकली और सभी बुक के बारे में जानते हैं कि कौन सा ऑथर जो है कौन से बुक को लिखी है। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखे थे, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखे थे, किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखे थे। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था। तो कहाँ पे चलाया गया था, बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, बंगाल। ओके, और नील आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था, 1859-60 के दौरान हुआ था और इस आंदोलन के जो नेता थे कौन थे, दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु बिश्वास थे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को हम लोग किस समांतर रेखा के नाम से जानते हैं या किस सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 38 समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आइए हम लोग क्विकली जो और सभी रेखा के बारे में जानते हैं कि कौन सा रेखा जो किनके बीच है, किन देशों के बीच है। तो 49वीं समांतर रेखा जो है वह यूएसए एवं कनाडा के बीच है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ओके, इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया है। तो इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1943 में। कितना ईस्वी में, 1943 ईस्वी में। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया।
और जुलाई 1943 ईस्वी में ही जो है आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर भी बनाया गया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है वह कहाँ पे है? तो वह जो है आपका इंडोनेशिया देश में है और इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, और बोरोबुदुर मंदिर जो है यह इंडोनेशिया में तो है, लेकिन इंडोनेशिया के कौन से द्वीप में अवस्थित है? तो यह जो है जावा द्वीप में अवस्थित है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, आ जाए कि बोरोबुदुर मंदिर जो स्थित है इंडोनेशिया में वह इंडोनेशिया के कौन से द्वीप में सिचुएटेड है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जावा, क्योंकि इंडोनेशिया जो है लगभग 13,670 द्वीपों का एक क्या है? समूह है। और इंडोनेशिया को पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और इंडोनेशिया जो सिचुएटेड है यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के संधि पर विद्यमान है या सिचुएटेड है। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है सिंगापुर। सिंगापुर का आपका कैपिटल हो गया सिंगापुर और इसका करेंसी है डॉलर। मलेशिया का हो गया कुआलालंपुर और इसका कैपिटल हो गया आपका कुआलालंपुर और करेंसी हो गया रिंगीट। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है कंबोडिया। कंबोडिया का आपका कैपिटल हो गया नोमपेन और करेंसी हो गया रियल। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि कैपिटल किसी भी देश का कैपिटल एवं करेंसी भी बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत ही बार क्या हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए सारे देशों का जो कैपिटल है एवं करेंसी को जानना अति आवश्यक हो जाता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस क्षेत्र में मिला था? भौतिक शास्त्र में मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में मिला था। और कब मिला था इसको? तो इसको जो है 1983 ईस्वी में मिला था। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये कौन थे? तो यह जो थे डॉक्टर सीवी रमन के भतीजा थे। और डॉक्टर सीवी रमन को जो है 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में जो है क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में कि रॉकीज पर्वत कहाँ पे सिचुएटेड है या कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 की ओर। 11 में है कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जापान को। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, और यदि यहाँ पे क्वेश्चन यह रहता कि डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को। और मिड डे ऑफ सन किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। तो इनको आप लोग माइंड में रखेंगे। और नॉर्वे का जो कैपिटल है कहाँ पे है? ओस्लो। चीन का हो गया आपका बीजिंग। न्यूजीलैंड का हो गया कहाँ पे? आपका वेलिंगटन। और जापान का कैपिटल कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के लिए होमवर्क भी रहना ज़रूरी हो जाता है। इससे आपका माइंड का चेक होता है कि आपके माइंड में कितना जो है जीके जो है रिमाइंड होती रहता है। ओके, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कि महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पल्लव शासकों ने। देखिए, महाबलीपुरम के जो मंदिर है यह एकात्मक मंदिर है। किस तरह का मंदिर है? एकात्म मंदिर है, जिसको हम लोग रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कौन से मंदिर? महाबलीपुरम के मंदिरों को हम लोग रथ मंदिर के नाम से जानते हैं। और जिनका निर्माण जो किया था पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया
था। और महाबलीपुरम में मंदिर जो है, मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 मंदिर है। और रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर जो हुआ द्रौपदी रथ की मंदिर है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और यह मंदिर जो है किस शैली की बनी हुई है? द्रविड़ शैली की बनी हुई है। क्योंकि महाबलीपुरम की मंदिर कहाँ पे है? तो दक्षिण भारत की मंदिरें हैं ये। और दक्षिण भारत की लगभग जो भी मंदिर है वह द्रविड़ शैली की बनती है। देखिए, मंदिर जो बनाए जाते हैं पूरे भारत में 3 शैलियों पर आधारित है। एक है नागर शैली, वैसर शैली एवं द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में जो भी मंदिरें बनाई जाती है वह नागर शैली पर आधारित होती है। मध्य भारत में जो भी मंदिरें बनाई जाती है वो वैसर शैली पर आधारित होता है। और दक्षिण भारत में जो भी मंदिरें बनाई जाती है वह द्रविड़ शैलियों पर बनाई जाती है। अपवाद स्वरूप कभी हो जाता है कि उत्तर भारत में आपको द्रविड़ शैलियों के आधार पर मंदिर बनाई गई देखने को मिल सकता है। और दक्षिण भारत में अपवाद स्वरूप आपको नागर शैली की मंदिर देखने को मिल सकता है, लेकिन वह अपवाद में रहता है। सामान्य तौर पर जो है भारत में जो मंदिरों को कैटेगराइज किया गया है वह इस तरह से ही कैटेगराइज किया गया है कि उत्तर भारत में नागर शैली पर आधारित मंदिर है, मध्य भारत में वैसर शैली पर आधारित मंदिर है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली पर आधारित मंदिर है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कि कोरोना किस देश की करेंसी या मुद्रा है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्वीडन। स्वीडन का कैपिटल कहाँ पे है? स्टॉकहोम में है। और इसका करेंसी आपका हो जाएगा क्रोना। क्या हो जाएगा? क्रोना। और आपके ऑप्शन नंबर ए में स्पेन। स्पेन का कैपिटल है आपका मैड्रिड, करेंसी है यूरो। सी में है इटली। इटली का करेंसी है क्या है? लीरा। और इसका जो कैपिटल है कहाँ पे? रोम में। और आपके ऑप्शन नंबर डी में नीदरलैंड। नीदरलैंड का कैपिटल कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में। और इसका करेंसी है क्या? लैम्पीरा। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कि वृंदावन गार्डन जो है वह कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ इस क्वेश्चन में, आप लोग चूज करें क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में वृंदावन गार्डन दिया हुआ है, तो आप लोग यदि कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपके कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वह वृंदावन होगा। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वह वृंदावन नहीं है, तो क्या है? वह मथुरा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। कभी कभी कॉमन सेंस भी फेल हो जाती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको कि रटना ही पड़ता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कि ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो कौन सा राज्य का त्योहार है? ओणम केरल का। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ओणम। देखिए, ओणम त्योहार जो मनाया जाता है वह क्यों मनाया जाता है? तो राक्षसों के सम्मान में यह त्योहार मनाया जाता है। आप लोग सोचते होंगे राक्षसों का सम्मान में क्यों? क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम जो मानसून हमारे देश में प्रवेश करती है, लगभग मिड जून में हमारे देश में प्रवेश कर जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि हमारे देश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। जब प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद जो है जब अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है रिटर्निंग होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो रिटर्न होने के पश्चात जो है केरल में जो है ओणम त्योहार को मनाया जाता है। और यह माना जाता है कि अभी जो है राक्षसों का विदाई हो रही है और इसके लिए इसको जो है सम्मानित किया जाता है। तो यह प्रथाएं केरल में प्रचलित है और इस तरह से जो वहाँ पे ओणम त्यौहार को मनाया जाता है। और इस त्यौहार में जो मुख्य आकर्षक वहाँ पे चीज़ होता है वह क्या होता है? नौका दौड़। नौका दौड़ करवाई जाती है। नौका दौड़ जो है इस त्यौहार के लिए जो है मुख्य चीज़ें हैं या मुख्य फेमस चीज़ें वहाँ पे हैं, नौका दौड़। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन
नहीं है। तो ए में है दिहांग, बी में है कामेंग, सी में है धनश्री, डी में है मानस। देखिए हम लोग यह जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो दिबोंग, लोहित, सेसरी, नोवा, दिहांग, स्वर्णश्री, धनश्री, मानस, धारला, तिस्ता, बूढ़ी दिहांग एंड जिजिराम, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। बट आपका जो आपके ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन मौजूद हैं तो उनमें से 3 तो मैं इससे पहले जो डिस्कस करी हूँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में, तो 3 तो आपका मैच कर रहा है। बट आपका ऑप्शन नंबर बी में जो कामेंग है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कामेंग। ओके। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के पठार से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। वैसे यदि आप लोग भारत की नदियों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो मैं इसका स्पेशल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैप वाइज आप लोगों को बताई हूँ कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, भारत में कौन सा स्टेट्स में प्रवेश करती है और कितने स्टेट से होकर के गुजरती है, फाइनली कहाँ पे जाकर जो है कौन से रिवर्स कहाँ पे गिरती है। तो मैं इन सारे का डिटेल एनालिसिस के साथ जो है भारत की नदियों का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। यदि आप लोग भारत की नदियों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के इंडियन ज्योग्राफी में सर्च करें, आप लोगों को भारत की नदियों का वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे मेरा एडवाइस है आप लोग ज़रूर देखें और सारे नदियाँ जो है भारत की क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आयरन की कमी से जो है क्या होती है? रक्तहीनता होती है। तो इस क्वेश्चन का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर कितना है 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कि सबसे कड़ा पदार्थ है तो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरा। देखिए हीरा जो होता है कार्बन का अपरूप होता है। और किस तरह का अपरूप होता है कार्बन का? क्रिस्टलीय अपरूप होता है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलेरिन। बट मुख्य रूप से बातें करें तो कार्बन के 2 ही अपरूप होते हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। यदि हम लोग यह बात करें कि हीरा जो होता है तो हीरा जो होता है इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो किम्बरलाइट पत्थर होता है, क्योंकि हीरा भी एक प्रकार का पत्थर ही है। और शुद्ध हीरा जो होता है पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। और हीरा सभी पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है और इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है 3.52 होता है। और यह कांच को आसानी से काट सकता है। और इसका रवा जो होता है किस तरह का होता है? घनाकार होता है, घनाकार होता है। और आपका ऑप्शन नंबर ए में प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम लोग श्वेत सोना के नाम से भी जानते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो बिजली के बल्ब में जो हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं? अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। मैं टिक कर दे रही हूँ आंसर को। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर आपके 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्नलिखित में से कौन शतरंज का खिलाड़ी नहीं है? तो ए में है विश्वनाथन आनंद, बी में है बॉबी फिशर, सी में है अनाटोली कार्पो, डी में है बॉब क्लोज। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बॉब क्लोज। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की एक कुंडलित हाथ घड़ी है तो क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। देखिए एक कुंडलित हाथ घड़ी में जो होता है यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। देखिए किसी भी प्रकार की यदि घड़ी होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ही रहती है, न कि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है क्या होता है? mgh होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कि गंधक सुगमता से घुल जाती है तो किसमें? ई में है पानी में, बी में अल्कोहल में, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड में, डी में है सोडियम क्लोराइड के घोल में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का वह क्या हो जाएगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कि किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? देखिए, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह में। देखिए, सबसे पहले जो था बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह थी, बट अब जो है शनि ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह लगभग 83 उपग्रह जो है शनि ग्रह के पास है, जबकि बृहस्पति ग्रह के पास 29 उपग्रह है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कि न्यूटन की जो खोज किए थे किसने किए थे? जेम्स चैडविक ने किए थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जेम्स चैडविक। वैसे जो है इसका ट्रिक मैं आप लोगों को बहुत ही बार प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोज करता है कौन कौन से हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक यहाँ पे रिवाइंड करा देती हूँ। तो वह ट्रिक है ईट पर नस। इससे हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, टॉ से टॉ को आप थ बना दीजिए, थॉमसन बोले या थॉमसन बोले, तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन, और पर्पस आपका प्रोटॉन, रोस हो गया रदरफोर्ड, नास हो गया न्यूट्रॉन, जोस हो गया चैडविक। तो यह है ट्रिक आपका। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में कि कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा रिवॉल्वर। ओके, अब बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो वह फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में कि कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कौन से राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। और मध्य प्रदेश का कैपिटल है आपका भोपाल। और मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय अभयारण्य है। सब सर्वाधिक यदि राष्ट्रीय अभयारण्य या टाइगर रिजर्व की बात करें तो वह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में ही है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। लगभग 11 जो यहाँ पे अभयारण्य एवं क्या कहें टाइगर रिजर्व है। तो इस पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा हो गया? आपका हो गया बांधवगढ़, पेंच, पन्ना एक्सेट्रा, और भी यहाँ पे जो है क्या है राष्ट्रीय अभयारण्य है। ओके, अब बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो कौन से खेल में दी जाती है? याचिंग में। तो इस क्वेश्चन का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? तो ए में है कृष्ण, बी में है राम, सी में सूर्य, डी में है शिव। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सूर्य। और हम लोग सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं, जो कि विश्व विख्यात है। यहाँ पे जो है विश्व भर से यहाँ पर जो है पर्यटक आते हैं। ओके, अब बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को जो मिला था किस क्षेत्र में मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का, वह 31 का नहीं 30 का, वह क्या होगा? वो होगा बी, चिकित्सा विज्ञान। और हरगोविंद खुराना को जब 1968 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में मिला था। और चिकित्सा विज्ञान में तो मिला था, बट चिकित्सा विज्ञान में यह कौन चीज़ खोज किया था जिसके लिए जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था? तो इसने जो है क्या किए थे? जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण की भूमिका में अपना बहुत ही अहम योगदान दिया था। इसीलिए जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और इस प्रैक्टिस सेट का जो है यह क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर आपका डी।
तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 31 क्वेश्चन देखे और सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किए। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करें और यूँ ही इस चैनल में बने रहें और प्रैक्टिस सेट को रिवाइज करते रहें, देखते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस में टोटल जो 31 क्वेश्चन देखे और सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। ऐसे ही इस चैनल में बने रहें और प्रैक्टिस सेट को देखते रहें और रिवाइज करते रहें और अपने पढ़ाई को अच्छे मुकाम पर ले जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए